बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपके साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ लाइव प्रोग्रामिंग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ होंगे अपने घरों में या आप काम पे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं और लाइव देख रहे हैं हमारी प्रोग्रामिंग, तो यस आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। सर्दियाँ अपने अरूज पे हैं और मैं अभी बैठ के ये सोच रही थी कि आप देखें सर्दी के मौसम में बंदा कहता है कि गर्मी हो, गर्मी के मौसम में कहता है इंसान कि सर्दी हो। बट अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान में हमेशा कहती हूँ इस ब्लेस्ड के हर मौसम को आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो सर्दियों का मौसम है ये भी अभी चला जाएगा तो फिर हम इसको भी याद करेंगे। और ख़वातीन हज़रात, याद करने की बात आ रही है तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से वो तमाम के तमाम अफराद जिन्होंने पीटीवी की स्क्रीन को सजाने में और आप लोगों के दिलों में घर करने में जो एक अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनको हम हमेशा किसी ना किसी तरीके से गो के मैं ये डिस्क्लेमर देती हूँ, हम इंसाफ नहीं कर सकते। हम खराज तहसीन और ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करते हैं। आज एक ऐसे सीनियर सीजनड एक्टर की डेथ एनिवर्सरी है, खालिद भट्ट साहब की जब हम बात करते हैं तो खालिद भट्ट साहब एक ऐसे सीनियर सीजनड एक्टर कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और 1 साल गुजर गया। अभी हमारे एग्जीक्यूटिव हेड मोहसिन जाफ़र साहब जब मुझे ये बता रहे थे तो मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि ये कल की बात लग रही थी। और कल की बात इसलिए कि हमारे वीकेंड एट होम के शो में हमेशा जब हम उनको बुलाते थे या कॉरिडोर से भी अगर हमारी जब लाइव प्रोग्रामिंग हो रही होती थी, कॉरिडोर से अपने किसी काम के लिए गुजर रहे होते थे तो हमेशा आके दुआ देते थे, सलाम सबको करते थे। और ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। आज उनको याद करते हुए, ट्रिब्यूट पेश करते हुए और ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और उनकी रिप्लेसमेंट तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन और ये कतन रस्मन जुमला नहीं कि वो हमेशा अपनी अच्छी शख्सियत और उनका एक बड़ा ख़ास बोल्ड अंदाज़ था बोलने का। बोल्ड अंदाज़ से मुराद ये कि हंसना खेलना तो था, लेकिन आम ज़िंदगी में जितना मैं उनको जानती हूँ और जितना जाना इंटरव्यूज़ के अलावा भी ऑफ एयर, ये मैं आपको बताऊँ कि जो वो सोच रहे होते थे वो कह देते थे, लेकिन उनके कहने का भी अंदाज़ बड़ा खूबसूरत होता था। अगर डांटना होता था तो शफ़क़त के साथ डांटते थे। ये हुनर कि डांट भी दिया लेकिन शफ़क़त के साथ डांटना, ये बड़े लोगों की निशानी होती है। वक्त के बड़े पाबंद थे। ये पीटीवी की ट्रेनिंग और बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं उनके बारे में। तो उनको याद करते हुए मैंने सोचा, हमने कहा कि हम उनका जिक्र ज़रूर करें, उनको याद ज़रूर करें। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप लोगों का साथ वीडियो टीज़र हमने वीकेंड एट होम का शेयर किया। यू मोर देन वेलकम, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और फातिमा हमारे साथ मौजूद है, फातिमा को भी वेलकम करते हैं। शेफ़ फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। किस चीज़ का थैंक यू? पीटीवी आने का और स्पेशली आपका, क्या आपके शो में मैं आई। बिल्कुल ठीक, मुझे लग रहा था आप किसी सीढ़ी पे चढ़ी हुई हैं तो मैं सिर्फ देखने आई थी कि कोई खास सीढ़ी तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपकी हाइट बहुत अच्छी। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आज क्या बनने वाला है? माइनस्टोन सूप और चिकन चिली ड्राई। ठीक है। मुझे कोई कहता है कि आपने शेफ फातिमा को का इतना तेज बोलने को, तो आप ऑन एयर आज लाइव बता दें कि मैंने कतन नहीं कहा। क्या मैंने आपको कहा है कि तेज बोलना? नहीं, ऐसा ही है ना, तो फिर आराम से हम बात करेंगे। ऐसा ही है कि नहीं? और साथ साथ मैं इनको तंग भी करती रहूंगी। मैंने इनको कहा कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, आराम से बताएं। यू टेक योर टाइम, दिस इज योर सेगमेंट, मोर देन वेलकम। मार्स की एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि शादी रिश्ते में थोड़ा सा ट्रबल या प्रॉब्लम दे रही होती है, और उसमें मैं बार बार इसको भी वजाहत देती रहती हूँ कि इसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी को चेक कराना। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे या बर्थ चार्ट बनते हैं, प्लीज़ काइंडली इसको कंसिडर कीजिएगा। और ये वक्त इनका 2025 के नवंबर के बाद जाके बनेगा। इससे पहले हम कहते हैं रिश्ता होना, टूटना, देखना, बात ना बनना, जो कि ऑलरेडी सिलसिला इस तरह का कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल। और इसमें क्लैरिटी इनको नहीं मिलती है, तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ रहेंगी। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, ऐश रोहान हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ने ऐश को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ यंग, शी इज़ बबली। और ऐश, आपको कितना टाइम हो गया सिंगिंग करते हुए नाउ? माशाल्लाह इट्स बीन 8 इयर्स। 8 इयर्स माशाल्लाह से। और पढ़ाई भी साथ साथ जी कंप्लीट पूरी करके। और अगर आपके हम जॉनरा की बात करें, मैंने ये सोचा था कि इनके तारुफ में मैं नहीं बताऊंगी, ये बेहतर तरीके से खुद बताएंगी। आई थिंक आपको, आपका जितना मैंने काम सुना है, देखा भी है, आप फ्यूजन में ज़्यादा
बिलीव करती है, जो आजकल ट्रेंडिंग में भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। और जॉनर की अगर बात की जाए तो डिफरेंट जॉनर्स पे मैं काम कर रही हूँ ऑलरेडी, और मैं रिलीज़ भी कर चुकी हूँ। जैसे हिप हॉप है, रैप। हाँ। जो मेन चीज़ है जो एज एन आर्टिस्ट देखा जाए जो मैं कर रही हूँ वो है रैपिंग। मैं रैप बहुत मतलब शौक से करती हूँ। बिल्कुल। और ख़वातीनों से रैपिंग जो है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ा इसको, और बड़ा बड़े रैपर्स बड़े बड़े मशहूर हैं। पाकिस्तान में भी एक ज़माने में बड़ा एक ट्रेंड हुआ था, लेकिन फिर उस तरीके से उसको आगे नहीं लेके बढ़े। और अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लड़कियों में तो मेरा नहीं ख्याल रैपिंग किसी ने पहले की है, अगर मैं गलत हूँ तो फिर। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन 2015। ठीक है। और 2016 में मैंने अपना पहला ट्रैक रिलीज़ किया था। ठीक है। तो आई थिंक पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो यस, मैंने ही सबसे पहले लड़कियों में बिलखसूस अगर बात करें। बिल्कुल ठीक, डन। अच्छा जी, कौन कॉलर मौजूद है हमारे साथ? मरियम जी हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं ये बताएं मरियम। अच्छी गुजर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा, ठंड है तो सरगोदा शहर के तो किन्नू बड़े मशहूर हैं, है ना? जी। अच्छा, तो कब आ रहे हैं हमारे लिए? नहीं, अच्छा चलो ठीक है। हमारे दैट्स सो स्वीट एंड काइंड ऑफ यू। हमारे जेहलम में, मैं जेहलम से हूँ, तो हमारे जेहलम शहर जहाँ पे हमारा आबाई घर है, वहाँ पे मेरे दादा ने, वो बड़ा एक एरिया गांव देहात में, तो फिर ये ट्रेंड होता है, तो लीमू के और ये तमाम के तमाम दरख्त लगे हुए हैं, और हम अपने घर का फल खाते हैं जब गाँव जाते हैं, तो बड़ा इंजॉय बंदा करता है। ऐसा ही है कि नहीं? जी। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि किसके बारे में पूछना है? आपने मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। ओके जी, डेट ऑफ बर्थ नाम बताएं पहले। महवेश। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताएं। 8 जनवरी 1992। 8 जनवरी 1992। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे उनकी शादी के बारे में पूछना है कि मतलब इस साल चांसेस हैं कि उनके फ्यूचर के हवाले से आउट ऑफ कंट्री जाने का कोई चांस है? अच्छा, आप कुछ शादियाँ पूछना जॉब के हवाले से। ये तो सारा ही पूछ लिया भाई। शादी के हवाले से कोई पड़ोसी का भी पूछना हो तो पूछ लो, उसके भी आगे किसी दोस्त का पूछना हो तो पूछ लो। हाँ, अब बहन का कोई रिश्ते की बात चल रही है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं चल। ओके ओके ओके। सादी, आपने कुछ पूछना तो नहीं इनसे? नहीं, मैं थैंक यू, लाइव जवाब समझ सुनना गई हूँ, जी। ठीक है। देखिए, इनका जो है ना, अगर कोई जिस तरह इन्होंने जो क्वेश्चन था ना आउट ऑफ कंट्री के हवाले से, तो कोई भी इनका प्रपोजल शहर से बाहर या मुल्क से बाहर का आएगा, और एज गैप होगा, ठीक है? एज गैप के साथ आएगा, और उसमें ये है कि इनसे, क्योंकि इस बच्ची की जो सोच है ना, ऑलरेडी इसको हम कहते हैं बड़ी मैच्योर सोच है, और इसको वैसे भी आजकल जिस तरह होता है ना, मैं अक्सर बोलती हूँ कि यंग बच्चे या कोई कच्ची जहन के जो लोग होते हैं वो इसको पसंद आते भी नहीं हैं। छोटी एज का रिश्ता या छोटे इस तरह के एज के, कम उम्र के जो, या इसकी ही एज के आसपास के लोगों का रिश्ता आप देखें भी ना, वो इसको समझ में नहीं आएगा, और ऐसे रिश्ते समटाइम्स चलते नहीं हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैच्योर एज का देखें, एज गैप ज़्यादा होगा, और अगर ऐसी सूरत हाल में कोई बाहर का प्रपोजल आता है, या दूसरा शहर या दूसरा मुल्क, तो वो सूट करेगा। और अभी उसमें 1 साल का टाइम है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर जो भी गुजरा है 2024, इसमें ऐसी सूरत हाल बनती थी, हो रही थी, कुछ तय पाना या कुछ इस तरह का मामला, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो फैमिली या घर वाले या खुद इनकी मर्जी कुछ ऐसा मुनासिब मामला बना नहीं। बिल्कुल ठीक। एज गैप कितना होगा? क्योंकि एज गैप होना अच्छी बात है मेरी नज़र में। खैर, मैं कोई वो नहीं कह सकती, तो मेरा जाती एक देखिए, उसमें ना ये होता है, जो इनकी सूरत हाल है, एज गैप इस तरह का भी आएगा, हो सकता है उस बच्चे का या जो भी वो शख्स हो, उसका भी रिश्ता टूटा हुआ हो, शादी टूटी हुई हो, निकाह टूटा हुआ हो, ऐसी सूरत हाल भी आ सकती ठीक है, और उसको कंसिडर कीजिएगा। ये कोई बुरी बात नहीं बिल्कुल ठीक। जिंदगी में किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, और जरूरी नहीं होता कि बच्चियां के साथ अगर हादसा हुआ तो उसके बाद ना वो करें, तो वो ना करें, या अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो वो ना करें, उसको जरा गहरी नजर से देखना बिल्कुल चाहिए। ठीक जी। सज्जल है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जल, हाउ आर यू? क्या हाल है? आई एम फाइन। आप सुनाएं, आप भी ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। आप आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हैं? जी, मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। कौन से शहर से? बाग से।
बाग तो बहुत खूबसूरत है, हमारे एक जानने वाले हैं, वो वहाँ पे रहते हैं लेकिन वो काम के लिए लाहौर में है, तो वो पिक्चर्स वगैरह, बर्फ़ वगैरह पड़ रही है कि नहीं? जी नहीं, मैंने छोड़ दिया था पढ़ना। सॉरी? जी मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। वो पढ़ाई का आप समझ रहे हैं कि आप उसे पढ़ने का पूछ पढ़ाई छोड़ दी? अच्छा, पढ़ाई बर्फ़ से कहा, अच्छा चलो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है ये बताएं। आपसे मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता हो गया, इसके बाद शादी है, तो क्या अगली जिंदगी मेरी सही गुजरेगी या नहीं? पहले बहुत Date of प्रॉब्लम थी। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताएं। 6 जनवरी 6 2006। 6 जनवरी 2006, राइट? जी जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। खिड़की के बाहर बर्फ है? नहीं नहीं, अभी मौसम बहुत प्यारा है। बस सही, ठीक है, लाइव जवाब सुनना। ठीक चलो, है, अभी तो रिसेंटली इनकी बर्थडे भी गुजरी है, तो हाँ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द हाँ डे। जी। अच्छा जी, अच्छा जी, और ये है कि आपकी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी आपका रिश्ता तय पाया है इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा, और आपकी अपनी शख्सियत बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठी है, बड़ी ये एडजस्ट करने वाली है। कभी कभी इसको बहुत बहुत रैशनल आता है, और ऐसा आता है कि इसका दिल करता है बस जो आज मैंने कह दिया ना बस वो हो जाए। उसमें तो भैया आपके लाइफ पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। और कभी कभी इंसान, इसको हम कहते हैं मूडी नेचर, और ये मूडी नेचर हर वक्त नहीं होती है जिस तरह की इसकी पर्सनालिटी है। मून और राहु इकट्ठा, तो इसको कभी कभी इस तरह का गुस्सा और ऐसी इसकी तबीयत आती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और इंशाल्लाह। बल्कि मुझे तो लगता है कि और कुछ महीनों में या इस साल के एंड तक आपकी शादी, या जिसको हम निकाह रुखसती कहते हैं, कुछ इस तरह का मामला भी अल्लाह खैर इंशाल्लाह करे। बनेगा। ऐश, आपका डेट ऑफ बर्थ स्टार क्या है ये बताइए। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, दैट्स वेरी गुड। सादिया, अगर हम मुख्तसरन, फिर हमने एक कॉलर से भी हाँ बात जी, करनी। स्कॉर्पियो है। मैं जब शुरू में इससे सिर्फ अभी देखा था, मिली थी मुझे, इनके अंदर ना बहुत सी ऐसी एनर्जीज में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसे, मैंने इनसे पूछा भी था, मैंने कहा आप जो भी करिए अपनी फैमिली में सबसे डिफरेंट हो, यानी कि जिस प्रोफेशन में भी हो बहुत डिफरेंट होंगी, वेरी एनर्जेटिक, और इनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली या जो चेंजेस आते हैं ना बहुत रैपिड आते होंगे, और ये रैपिड चीज़ों को, तब्दीलियों को पसंद भी करती है। हर चीज़ की जल्दबाजी होती है कि बस मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, यानी कि ठहराव नहीं है, कुछ ठहरने वाली ज़रा नेचर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आपके लिए जो अभी लास्ट नवंबर, अभी जो नवंबर गुजरा है, उसके बाद से एकदम से ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है, अभी नवंबर रिसेंटली जो 2024 का है, जो 23 और 24 होगा वो ज़रा एवरेज से थे। ठीक है, उसमें आपने बहुत सी चीज़ों की प्लानिंग, चीज़ें मे बी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी हैं, और अभी जो आपके लिए 25 के कुछ अप्रैल मई के बाद तेज़ी से मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी, जिसका स्टार्ट तकरीबन हो चुका है। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड इंशाल्लाह ताला। बाकी तफसील ब्रेक के बाद। अभी हम मिसेस अख्तर साहिबा से बात कर लें। मिसेस अख्तर जी हैं सरगोदा से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तो बस क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मुझे बताएं किसके बारे में पूछना चाहेंगी? मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछा। जी, सौ बिस्मिल्लाह, बताइए बेटी का नाम। 6 अप्रैल। सॉरी? 6 अप्रैल अच्छा, डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल जी 1989। नहीं, और नाम बेटी का बताइएगा। हादिया। हादिया, जी ओके जी। क्या पूछना चाहेंगी? मतलब उसकी शादी कब होगी और रिश्ते आए हुए हैं, क्या कर देना बेहतर रहेगा? अच्छा जी, शादी कब होगी और रिश्ते आए हुए हैं, आप ये कह रही हैं? जी जी, ओके। कब तक होगी? कब तक? आपको कोई पसंद आ रहा है रिश्ता? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि फिर सादिया तफसील से आपको जवाब दे देंगी। 2-3 साल हुए हैं, लेकिन कोई चीज पसंद नहीं आती, बगैर किसी वजह से खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक। आपकी बेटी कोई काम या कुछ कर रही हैं, किसी काम में या कोई जॉब या कुछ कर रही हैं? नो नो जी। घर में बैठी हैं, यानी इन द सेंस कि जैसे अभी पढ़ाई करके, तो शी इज़ नॉट डूइंग एनी जॉब? जी जी। ओके ठीक है, डोंट वरी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, वैसे तो इनके लिए जिसको हम शादी या रिश्ता तय पाने का जो एक वक्त होता है, वो तकरीबन उस वक्त या उस टाइम जोन में वो एक, क्योंकि देखिए फ़ौरन नहीं चीज़ें होती हैं, ये तकरीबन ना 12 से 13 महीने का एक टाइम होता है अकॉर्डिंग टू द जुपिटर, जो भी जब उसका वक्त बनता है। लेकिन जब भी मार्च की तकरीबन 20-21 आएगी ना, तब वहाँ पे बेहतरी आना शुरू हो ठीक जाएगी। है। जो भी इस वक्त ये रिश्ते देख रही हैं, जो भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, उसमें बेहतरी इंशाल्लाह ताला 20-21
मार्च के बाद आएगी। ओके। और थोड़े से अपने जो भी ये सोच रहे हैं या इस तरह का रिश्ता होना चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा इनको फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लानी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल ठीक, फिर जाके मामला तय ठीक है। होंगे। क्योंकि आप माँ हैं, माँ जो है आवाज़ से वो लो भी लग रही थी आवाज़, ऑब्वियसली एक्सक्यूज़ मी, परेशानी तो होती है, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, तो परेशान मत होइए प्लीज़, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जी लास्ट कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सॉरी कॉल ड्रॉप होगी। 042992000628 हमारा नंबर है। अच्छा जी ऐश, आप लेफ्ट राइट देख रही हैं, आपको हमारा सेट पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं मैं बातें उनकी सुन रही थी, वो बता रही अच्छा, थी सेट ना। नहीं पसंद आया? नहीं सेट बहुत अच्छा है thank you, बहुत माशाल्लाह से। अच्छा मजाक कर रही हूँ, मुझे ये बताएं ऐश, नाउ यू बीइंग अ रैपर नाउ, कितनी अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में? यंगस्टर्स का तो एक बड़ा रुझान है, मैंने देखा है, जिस तरह आप क्लासिकल मौसीकी की तरफ यंगस्टर्स का रुझान है, गज़ल गायकी की तरफ भी है, रैपिंग की फील्ड में कितनी अवेयरनेस पैदा हुई है पाकिस्तान में? आई थिंक पाकिस्तान जो है वो टॉप कंट्रीज़ में आता है जो कि रैपर्स को सुनता है और पसंद करता है। सिर्फ सोशल इश्यूज़ की बात नहीं, हर तरह से आप देख सकती हैं कि हमारे पास डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, यंगस्टर्स हैं, उसके अलावा रैप डायमंड है, सनी खान दुरानी है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ये हमारी रैप हिप हॉप की फील्ड को मुझे लगता है कि काफ़ी लेवल पे लेके जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड जगह पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में आने वाले टाइम में पाकिस्तान का ग्लोबल म्यूजिक में नाम हो सकता है इंशाल्लाह ताला, एंड इट इज़ समथिंग हमारे लिए हो सकता है, हमारे में से ये भी नहीं मैं कह सकती कि नई होगी चीज़, क्योंकि पूरी दुनिया में तो रैपिंग बहुत जानी मानी जाती है, लेकिन ये कि ज़रूर हमारे यंगस्टर्स अगर करें उनको इनकरेज करना चाहिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुजर खान से कॉल है, हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम हुमैरा, कैसी हैं? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी बताइएगा, किसके बारे में पूछना है? अपने बारे में पूछना है। रिश्ता आया हुआ है कि लड़का, रिश्ता इसको देना चाहिए, हाँ करनी या नहीं चाहिए, जिंदगी कैसी रहेगी? अच्छा, मुझे जो समझ आई, जी जी, किरदार का कैसा है, और लड़की की पैदाइश है 5/3/1986। ओके एक सेकेंड, मैं जरा हम स्लोली आपका रिश्ता आया हुआ है, आप लड़के की डेट ऑफ बर्थ और ईयर हमें बता रही हैं, ऐसा ही है? जी जी। ओके जी, अब ओके एक सेकेंड, मुझे लड़के का जल्दी में ओके, हम आहिस्ता आहिस्ता सुमेरा हम शुरू करेंगे ताकि सादिया के लिए भी आसानी हो। आप पहले मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईयर सिर्फ बताएं। 5/3/1986। 5/6/1986। 5/3/19। अच्छा जी, अब लड़के का नाम बताइए। लड़के का नाम है मीर। अनीस? लड़के का नाम है मीर। मुझे समझ नहीं नाम की आई। अनीस। ओके ओके ओके, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। 12/9/1990। ओके जी, आपने पूछना है कुछ और? मुझे तो थोड़ा सा जरा टाइम लगेगा। ओके जी, 12 समथिंग क्या था, दोबारा बताइए। 12/9/1990। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप जो है थोड़ी देर के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि हम सादिया को थोड़ा सा जब 2 जायचे देखने होते हैं तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट दे देती हूँ, हाँ तब तक जरा फातिमा की तरफ बढ़ लेती हूँ, ठीक है? अच्छा जी फातिमा, कहाँ तक मामलात पहुँचे? मुझे एक रेसिपी कोई भी जो आप शेयर करना चाहें। जी, माइनस्टोन सूप बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल और बटर लिया, उसमें गार्लिक को कुक किया, देन मैंने इसके अंदर कैरेट्स ऐड कर दी, स्मॉल डाइस में पोटैटो ऐड कर दिए, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करके उसको कुक कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैप्सिकम। ठीक है, आप किधर जा रही हैं? मैं तो इधर आ रही हूँ। ऑनियन और मैक्रोनीज ऐड करेंगे हम। हाँ जी, आपकी इजाजत से ये दिखा दूँ? जी जी, आप बोलती जाए। अच्छा जी, फिर कुक करेंगे। उसके बाद हम सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, देन इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइस में टमाटो केचप, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, पेपरिका पाउडर और ऑर्गेनो। देन इसको कुक करके हम थोड़े 5 to 10 मिनट्स इसको रखेंगे, कुक करेंगे, देन देन क्या करेंगे? सर्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो आप इसको हम बना रहे हैं ख़वातीन हज़रात, दोबारा से मैं बता दूं, ये माइनस्टोन सूप। माइनस्टोन, इसको सादा ज़बान में क्या कहेंगे? ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ का नेम ये खुद बनाया ना नाम, है ना? मुझे लग रहा है, मैंने है सच बताओ। ये टमाटो सूप था, मैंने नेम थोड़ा ऑथेंटिक किया है। हमारी एक जानने वाली, उन्होंने हमें दावत बुलाया, उन्होंने कहा हम आपको शोले खिलाएंगे। मैंने कहा पता नहीं कौन सी कोई दुनिया की ऐसी दावत है जिसमें कौन सा खाना है। पता चला पूरे हफ्ते के जितने सालन थे उनका एक मिलाप किया गया और वो हमें खिलाया गया, तो वो शोले था। तो कहीं ये वैसा तो नहीं है कुछ? नहीं। वेरी गुड। आपको भी अगर कोई कहे कि आपको शोले खिलाया जा रहा है, पूरे हफ्ते के कटोरियाँ लेके बड़े फख्र से कहा गया कि ये ले जी,
ये देखिए ईजाद, तो इस वजह से आप नाम ईजाद कर सकते हैं खानों के, अगर आप टमाटो सूप कोई लाइक नहीं करता, इसलिए नेम चेंज होना चाहिए। नेम चेंज होना चाहिए ना, ऐसा ही है। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। सादिया, आपने तो नहीं ना शोले खाया कभी? खाना भी ना आपकी बात सुनने के बाद तो मैंने सोच लिया कि नहीं खाना। छोटी छोटी कोलियों के सारे सालन मिला के ये शोले है जी दावत में। वेरी गुड। अच्छा जी बताइए। अच्छा देखिए, जो इन्होंने बताया है मुझे, इट्स अब अल्लाह करे कि ये रिश्ता हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये बात जो है वो काफ़ी देर से चल रही है, बैक एंड फोर्थ, और दो चाहते दोनों ही हैं और इनकी तरफ से ख्वाहिश ज़्यादा है, लेकिन कभी होता है ना कि इकरार और कभी इनकार, ये वाली सिचुएशन चल रही है। और अगर ये रिश्ता कहीं और कुछ 6 महीने के अंदर अंदर हो गया तो हो गया, वरना फिर नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी देर से सिलसिला है कि करते हैं नहीं करते हैं, बात आगे बढ़ती है पीछे हटती है, कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है काफ़ी देर से। ठीक है, बिल्कुल सही है। अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच जी। ये लास्ट कॉल थी जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। pleasure। और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात। जी। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रत, हमारे साथ ऐश मौजूद हैं और ऐश रोहान की परफॉर्मेंस कह लूँ, गाना, रैपिंग, जी। क्या कहूँ, मुझे बताओ, अनाउंसमेंट क्या करेंगे? आप परफॉर्मेंस कह सकते हैं। एक ग्रैंड परफॉर्मेंस जी। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ से ऐश रोहान इज़ हेयर विद अस। सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। रैप भी नहीं था बल्कि ये तो बड़ा कमाल, एक कोई फ्यूजन था जो हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे। सादी अरशद को भी बहुत पसंद है। वेल डन, Thank you. एक्सीलेंट Thank you. एक्सीलेंट। और ये एक नया ट्रेंड है जिसका इन्होंने आगाज़ किया अपने अंदाज से, जो सबसे अच्छी बात है। वेरी नाइस जी। और अभी पूरे प्रोग्राम में हम साथ साथ सुनते भी रहेंगे ये तमाम इनके शाहकार। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एंड शी इज लुकिंग लवली इन पिंक, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एंड यू आर लुकिंग लवली इन ब्लैक। मुझे शर्म आ रही है। तो आपको पता है, तारीफ जब मेरी कोई कर दे ना, मेरे से अगले 2 मिनट बोला मुझे पता होता है, फिर मैं जरा कोशिश करती हूँ थोड़ा सा ज्यादा ही कर दूँ ताकि मैं बोलूँ ही ना, बिल्कुल ही मुझे चुप लग जाए। आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाउ डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स। एक ऐसा टॉपिक, और हम ये अक्सर कहते हैं कि इस टॉपिक को हम सिर्फ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अभी डॉक्टर अरीज भी अगले प्रोग्राम में आएंगी, शी विल ऑल्सो अगले सेगमेंट में आएंगी, शी विल ऑल्सो एग्री विद अस कि एंटी एजिंग की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट की हद तक ये टॉपिक महदूद नहीं है। आपकी फील्ड जिसमें आप बता सकती हैं कि डाइट के ज़रिए कैसे हम अपनी एंटी एजिंग ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, इनटेक लें कि वी कैन फील गुड एंड लुक गुड एज वेल इन एज बैकवर्ड्स एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये वाले प्रोसीजर्स जो हैं ना, जो हैं, ये तो अभी अब साइंस ने तरक्की की है। सो वी हैव मेनी प्रोसीजर्स लाइक PRP, लाइक माइक्रोडर्माब्रेशन, लाइक मेनी थिंग्स जो कि बड़ी अच्छी साबित हो रही हैं, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी वगैरह भी है। ठीक है, लेकिन हमारे जो एज ओल्ड नुस्खे चल रहे हैं, जो हमारी नानी दादियाँ भी यूज़ करती थी, जिनकी स्किन ल्यूमिनस होती थी और बहुत खूबसूरत उनकी स्किन होती थी, वो जो है वो उनकी डाइट से होता था। अब आज हम बात करेंगे लॉन्जेविटी के ऊपर। ओके। लॉन्जेविटी क्या होता है? बात ये होता है कि इसका जो है ना, अमूमन उन लोगों ने जो एक टाइटल दिया होता है ना, वो ये होता है, हाउ टू डाई यंग एट एन ओल्ड एज। ओके। यानी कि आप यंग कैसे अल्लाह के पास जाए एट एन ओल्ड एज ऑफ 90 और 100। बिल्कुल ठीक। तो ये इसका ये मतलब होता है कि जब आप, सबसे पहली चीज़ कि आपके ईयर्स ऑफ लिविंग बढ़े और वो डिजीज़ फ्री हों, आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जितने सेंचुरियंस हैं, आपको पता है सेंटिनेरियंस होते हैं वो लोग जो 100 साल और 100 साल से अबव हैं, उनके ऊपर पूरी स्टडी की गई, जिसमें इटली में एक गांव है जिसमें वहाँ पे है, इसके अलावा हुंजाई लोगों की गई, और उन्हें देखा गया कि जो बूढ़े हजरात हैं वहाँ पे, वो 90 और 95 की उम्र में जाके दे हैव डिजीज़ जो कि हमारे यहाँ 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसके अलावा एक डॉक्टर साहब हैं जिनका मैंने पूरा वो सुना, वो ही इज़ अ पर्सन हु इज़ वन ऑफ द पायनियर्स जो कि लॉन्जेविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखें, जब जो आप खाना खाते हैं और जो आपकी एज आती है,
उसके दरमियान एक पूरा केमिकल पाथवे होता है। उस केमिकल पाथवे को जैसे इन्होंने माइस कोई 100 माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि क्या किस तरह से वो एंटी एज करते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो पाथवे अगर रिमूव कर लें तो वो चाहे आप उनको कम ग़िज़ा दें या ज़्यादा दें, वो एज कर रहे थे। उस पाथवे को देखने के लिए कि कौन सी चीज़ आपकी डाइट से आपकी एजिंग रोकती है, उस पाथवे को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने देखा कि वो कहाँ से आती है। आप हैरान हो गए सुन के सुंदर, वो आती है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे। ओ, अच्छा, यानी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से एग्जैक्टली एंटी एजिंग हुई। वही माइस जो कि जिनकी उम्र होती है 36 महीने यानी कि तकरीबन 3 इयर्स, ठीक है। उनकी एज एडवांस हो गई जब उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे रखा, कंपेयर टू जो कंट्रोल ग्रुप था ठीक है। उसको उन्होंने खाने पीने सारा ठीक, कुछ ठीक, दिया। ठीक। तो बाकायदा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी है अमेरिका में जो कि आपको बताती है कि आपने अपनी कैलोरीज कम करनी है। हम उसको सिंपल लैंग्वेज में ले आए तो लॉन्जेविटी का राज है बहुत कम खाना। ठीक है, आप फास्टिंग करें, आप 18-18 घंटे का फास्ट करें, आप 16 घंटे का फास्ट करें, आप रात के टाइम ना खाएं, जो कुछ है आपने मगरिब से पहले पहले खा लेना है। ये तमाम चीज़ें आपको लॉन्जेविटी की तरफ लेके जा रही हैं। क्योंकि मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इनका नाम है डॉक्टर बर्ग। ठीक है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने कहा मैं अपने नाजरीन से शेयर करूं कि हम इतनी बार बात करते हैं एंटी एजिंग की और इतनी बार बात करते हैं लॉन्जेविटी की, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक मेन चीज़ क्या है? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने कहा पहले आप कंप्लीट कर, यानी बहुत कम खाने के साथ बामानी खाना है। ये Exactly. नहीं कि बैठ के सिर्फ आपने चिलगोजे खा लिए हाँ, सर्दियों में कि जी डॉक्टर फरजीन मलिक साहब, नहीं, बामानी खाना है कि कैलोरीज भी आपकी जो चाहिए इंसानी जिस्म को एक दिन के हिसाब से वो भी हो जाएं और आप ज़्यादा ओवरडू भी ना करें। बिल्कुल आपने बात पते की है। कब खाना है, क्या खाना है, कितने बजे खाना है और किस तरह से खाना है, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि 5 पिलर्स हैं जिनको हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ लॉन्जेविटी। ओके, सबसे पहली चीज़ जो है उसमें है न्यूट्रिशन और डाइट। ठीक जो है। आप डाइट ले रहे हो जिसको हम बोलते हैं क्लीन ईटिंग। क्लीन ईटिंग का क्या मतलब है कि हाइजेनिक फूड खाओ, टाइम पे खाओ, घर का पका हुआ खाओ, मे बी ऑलिव ऑयल में पकाओ, मे बी सरसों के तेल में पकाओ, मे बी देसी घी में बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ और ताज़ा खाओ। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी जिसको नाम दिया जा रहा है दिस इज़ वन ऑफ द मेन पिलर्स जो कि आपको एंटी एजिंग की तरफ लेके जाएगा और आपको हफ्ते में तकरीबन 3.5 से 5 घंटे का वर्कआउट चाहिए होता है हफ्ते में। इसको पूरा कंप्लीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक चीज़ है स्लीप जिसके बारे में हम बात करते हैं। वो लोग जो रात को देर से सोते हैं या जिनकी नींद रेस्टेड स्लीप नहीं होती, उनके मुंह पे झुर्रियां आने का अमल ज्यादा तेज हो ऐसा ही जाता है, बिल्कुल और ऐसा ही आंखों है। के नीचे हल्के होना और ये सारा कुछ, क्योंकि जब आपकी स्किन एज कर रही होती है तो सबसे पहली चीज आपकी स्किन के ऊपर हल्के आने शुरू हो ऐसा ही जाते हैं है। आपकी आंखों के मैं नीचे। एस्थमेटिक हूँ, मुझे अक्सर रात को नहीं नींद आती। जब मेरी नींद नहीं पूरी होती है तो डार्क सर्कल्स छोड़ के थकावट, हाँ, लथार्जिक पुना, मूड खराब, स्किन फ्रेश नहीं रहती। स्किन बिल्कुल फ्रेश नहीं रहती। जितना मेकअप आप कर लें, जो क्रीम्स लगानी है लगा लें, वो फ्रेशनेस आपकी ग्लो अंदर से आती है। Exactly. लेकिन वो आती नहीं है, तो ये नींद का बड़ा एक अमल दखल है जी। ये जो आपकी स्किन होती है ना, ये आपके अंदर का कैनवस होती है कि आपके अंदर क्या है, जो अंदर पेंट्स चल रहे हैं ना, You are what you eat. एग्जैक्टली वही ना वो तो। अच्छा जी, सॉरी मैं बात काटते हुए, मुझे ये पैनल से भी कहा गया हाइड्रेशन भी इसमें शामिल है या? बिल्कुल। हमने न्यूट्रिशन की बात की थी तो न्यूट्रिशन में तो हाइड्रेशन लाजमी होती है ना। ठीक है। हाँ, उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हैं, आज हमने पिछले दिनों कई अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है कि नाउ डेज इवन कैंसर इज़ बीइंग लिंक्ड टू स्ट्रेस। ठीक है। हेपेटाइटिस इज बीइंग लिंक्ड टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को किस तरह से आप मैनेज करते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और आपको मज़े की बात बताऊँ, ह्यूमन कॉन्टैक्ट। आपके कितने दोस्त हैं, आप कहाँ पे, यही माइस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ माइस को अलहदा रख दिया गया, केजेस में बंद कर दिया गया, दे डाइड अर्ली कंपेयर टू के जिनको इकट्ठे रखा गया। इसी तरह आप लोग भी, हम लोगों की जो दोस्त यार होते हैं, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है,
ह्यूमनली काइंड का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्जेविटी के अंदर कि आप कितना हंसते हैं उनके साथ। आपको पता है पूरी लाफिंग थेरेपी और स्माइल थेरेपी होती है वर्ल्ड के अंदर, जिसमें वो कहते हैं वो। एक और चीज़, सिगरेट नोशी को तर्क कर दें। सिगरेट, जैसे अभी आपने हाइड्रेशन का पूछा मुझसे, तो एक बिल्कुल एक सेब जहन में आता है जिसको कई दिनों से आपने रखा और वो रिंकल्ड हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, ऐसा ही मुरझा गया जैसे। तो स्मोकिंग आपकी ज़िंदगी में से 10 साल ऑफ क्वालिटी लाइफ ले जाती है। ये चीज़ प्लीज़ याद रखें, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। मैं अपने दादा की आपको मिसाल देती हूँ। एट द एज ऑफ 94 हाँ, ही पास्ट अवे। मेरी दादी भी 92 की थी अच्छा। व्हेन शी पास्ट अवे, और एग्जैक्ट ये तमाम चीज़ें उनकी रूटीन में थी। अर्ली, एक तो सुबह सवेरे उठते थे दोनों मियाँ बीवी, यानी मैं दादा दादी की अगर बात करूं तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। अच्छा, बेड टी इकट्ठे बैठ के हंसना खेलना आपस में आखिरी सांझ तक। और मेरे दादा अल्लाह बख्शे, उनको अल्जाइमर्स उस तरह नहीं था, बिल्कुल माशाल्लाह उनकी मेमोरी थी अच्छी, तो मजाक किया करते थे, हंसने खेलने वाले थे। वही सोशल स्किल्स जो आप कह रही हैं, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बड़ों के साथ बड़ों वाली गुफ्तगू, जो कि और आप देखें कि अल्लाह ताला ने बड़ी उनको ज़िंदगी ऐसी दी, क्वालिटी लाइफ की। बड़े खुशकिस्मत ऐसे लोग होते हैं और जिनको ऐसी क्वालिटी लाइफ मिले और सुकून के साथ वो अपने रब के पास वापस गए, जो हर किसी ने जाना है, लेकिन ऐसी माशाल्लाह ज़िंदगी गुजरे तो ये बड़ी खुशकिस्मती किसी शख्स की होती है। मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, और आपके तो घर में एक एग्जांपल था, और इससे करीब एग्जांपल आप क्या दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि जो एजिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि जी या तो आप जेनेटिकली आपके नहीं आई है कि पेरेंट्स जो थे एज करके जल्दी, या उनकी डेथ जल्दी हो गई ज़िंदगी में, तो इसलिए आप ये सोचें कि ऐसा इंसान दुनिया में कम रहेगा। और एक है कि वो न्यूट्रिशन किस तरह की लेता है और इन 5-7 चीज़ों को करता है। आपके ख्याल में क्या परसेंटेज देंगे हम जेनेटिक्स को? अगर 100% हो तो उसमें से क्या % जेनेटिक्स होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है जेनेटिक्स को देंगे अच्छी खासी परसेंटेज। टेस्ट तकरीबन, नहीं, मुझे ड्रोनी ख्वाब आते हैं, प्लीज मेरे से टेस्ट। कैन यू बिलीव इट, इट्स ओनली 7%। अच्छा, पैनल से 50% आया, शुक्र है मैंने कोई दिया ही नहीं जवाब। 77% इज ओनली जेनेटिक्स, बाकी आपका लाइफस्टाइल ऑफ हेल्दी। हाँ, वॉपिंग इतना बड़ा अमाउंट कि आप उसको लाइफस्टाइल से चेंज। बिल्कुल सही। आपने मुझे इम्तिहान में डाला, मैं कहने लगी थी फोन अ फ्रेंड प्लीज, मुझे फोन अ फ्रेंड भी मुझे आ रही होती। हाँ, और इन्हीं को करना था, प्लीज जरा जवाब दे दे कितने % देनी मुझे प्लीज। अब मैं लाइव करी, इम्तिहान में ना डाला करें, पढ़ लिया मैंने जितना पढ़ना था। इसीलिए मैंने जल्दी से जवाब दे दिया। मैंने कहा कि बंदा जो है क्रिंग करके नीचे। वेल डन, गुड जॉब, जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच। टिप ऑफ द डे अगर कोई देना चाहे तो। बिल्कुल, टिप ऑफ द डे, आजकल लोगों को बहुत ठंड लग रही है और कोई कावा शावा ऐसा देना चाहिए जिससे ठंड खत्म हो। तो आप सिनेमन लें, अजवाइन लें, और इसके अलावा एक छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये चारों चीज़ें लेके इनको उबाल लें। इट्स अ वार्मिंग कावा। आपको जो फीलिंग ऑफ ठंड वो वाली होती है और आप कह रहे हैं अंडे खाएं, ये करें, तो वो सिर्फ कावा पीने से ही यू आर गोइंग टू फील। बिल्कुल सही। मैं क्विकली पूछते हुए, अंडे खाते हैं लोग, लेकिन ओवरडू मुझे नहीं लगता, दिन में एक खा लें। अच्छा, जो बॉडी बिल्डर्स है ना, वो तो कर लें क्योंकि वो हाई प्रोटीन पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग 1 से 2 से ज़्यादा हमें अंडे नहीं खाने चाहिए। मुझे तो 2 भी खैर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप कर सके तो हर किसी का अपना एक निज़ाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ऐश, आप इसी तरह मुस्कुराते हुए आइए और आपकी ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाएगा। ख़वातीन नौज़ात ऐश रोहान। जी, ख़वातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, ये भी वीकेंड एट होम की, और मैं कहूँ पीटीवी की फैमिली का हिस्सा है तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर अरीज इज़ हेयर विद अस, शी इज़ अ कॉस्मेटिक सर्जन। मैंने इनको जान के कहा, मैंने कहा वो मेरा सर लगा था तो मैं थोड़ा सा भूलना शुरू हो गई हूँ, आपका तारुफ क्या है? तो फिर उन्होंने काफ़ी गुस्से से मुझे देखा, तो मैंने फिर अब कहा ऑन एयर ही कहूँ ना कि मजाक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? लुकिंग लवली। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। You're प्रोग्राम के आगाज से ऐश रोहान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत उम्दगी के साथ काम करते हुए रैप और मॉडर्न म्यूजिक का जो फ्यूजन है, और जो आखिरी गाना ग्रैंड परफॉर्मेंस होगी, इट्स अ सूफी सॉन्ग। जी, इट्स अ सूफी सॉन्ग। बिल्कुल सही। उसकी डिटेल फिर हम जब परफॉर्म आप करने लगेंगी उससे पहले हम उसका फिर आगाज करेंगे, तारुफ करवाएंगे। डॉक्टर साहब, नाउ सर्दियों का मौसम है, मौसम के साथ स्किन और बालों का एक बड़ा अमल दखल है।
और ये बात हम कितनी दफ़ा ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी डिस्कस कर चुके हैं और माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस और शऊर बेदार हो चुका है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की वजह से लोगों में कि अब ये इतना लोगों को पता चल चुका है कि सिर्फ स्किन का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बालों का भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो हेयर लॉस है, हमारे बचपन में चुटियां बनती थी माशाल्लाह, मजाल है एक बाल कंघी में आ जाए। और अब जब बच्चियों की जिनका मीडिया से नहीं भी ताल्लुक, मेरी अपनी बेटी है, जब मैं उसके बाल करती हूँ तो वो बालों के गुच्छे निकल रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो हेयर लॉस है जिसका उम्र से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी ज़रा रीजंस बताइएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले जिस तरह आपने बात की, और बच्चियों में ख़ास तौर पे वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है। और ये अभी उस वक्त ये था कि हमारी डाइट्स बहुत अच्छी होती थी। अगर आपको याद हो तो हमारी माओं के बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं कि जो मर्जी हो जाए ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। बिल्कुल ठीक है, खाली पेट किसी बच्चे का स्कूल जाना मुमकिन नहीं होता था। और जो साथ आपके स्कूल के भी लंच जा रहा है, वो घर से जा रहे हैं, पैसे नहीं दिए जाते थे कि आप जाके जो है ना स्नैक्स ले लें और जूसेस ले लें। अब देखिए, जितना आप आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ मूव करते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स उतनी आती जाएंगी। और आपकी स्किन हो गई, आपके बाल हो गए, ये बेसिकली अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये कि आपके इंटरनल पहले कोई गड़बड़ है। एक्सटर्नल भी फैक्टर्स बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि भी बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ आयरन के इस्तेमाल कर रही होती हैं और हेयर ड्रायर्स के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और उसके अलावा आपकी स्कैल्प, बेसिकली स्कैल्प की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोस्टली बच्चों में देखें, बड़ों में देखें, डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ पर डैंड्रफ है वहाँ पर मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई, पहली बात ये कि मैं तो डैंड्रफ के पेशेंट को कभी कोई प्रोसीजर भी नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर डैंड्रफ है तो उसमें मुमकिन ही नहीं है कि वो प्रोसीजर काम करे, तो दैट वुड बी जस्ट अ वेस्टेज। और ये चीज़ आपको खुद भी पता होनी चाहिए कि कहीं पर अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और आपको डैंड्रफ है और कोई आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा है, देन डोंट गो फॉर इट। दैट वुड बी जस्ट लाइक आप उसका कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है। और आपने उसमें क्योंकि इवन जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो हम ऐसे पेशेंट जिसको डैंड्रफ है उसका हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करते। यानी डैंड्रफ का इतना अमल दखल है और हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं खुश्की है कि आप बड़ी बात है। नहीं, उसके साथ आपका मुमकिन ही नहीं कि आप करोगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नाउ मैंने ये देखा है मार्केट में बायोटिन की गोलियां, टैबलेट्स हैं सादा ज़बान में कि जी ये टैबलेट्स हैं, ये आपके बालों के लिए, नाखून के लिए, स्किन के लिए बड़ी अच्छी हैं। मैं ये नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन मैं जनरली, आप एक्सपर्ट हैं, बेहतर बता सकती हैं, इज़ इट नॉट बेटर कि हम डाइट हेल्दी कर लें रादर देन हम टैबलेट्स की तरफ जाएं? आपको लगता है ये अच्छा है? ठीक है। असल में होता है कि चाहे बेशक मैं खुद भी डॉक्टर हूँ या कोई न्यूट्रिशनिस्ट भी होगा, उसके लिए मुमकिन नहीं है कोई बैलेंस डाइट खा सके। ठीक है, ये नामुमकिन बात है। तो आपके लिए मल्टीविटामिन्स लेना वो एक अच्छी ऑप्शन होती है। ज़ाहिर है हेल्दी ऑप्शन यही है कि आप बाय डाइट लें, लेकिन ये कि उसके साथ आपके मल्टीविटामिन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बायोटिन लोग बहुत ब्लाइंडली लेना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब पहली बात ये है कि जब आपका कॉज रूल आउट नहीं हुआ तो आप बायोटिन का कार्टन भी खा लेंगे तो क्या होगा? हाँ, आई एग्री। ठीक है ना। हाँ, आपकी वो चीज़ें ऐसी। अच्छा, दूसरा ये एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब आप किसी को मल्टीविटामिन देते हैं तो लोग महीना या 2 महीना खा के कहते हैं ओहो डॉक्टर साहब 2 महीने हो गए खाते हुए, कोई फ़र्क नहीं हुआ, या ये कब तक खानी है? बिल्कुल सही। मल्टीविटामिन आपको खानी होती हैं। मतलब उसमें आपने रोकनी नहीं है। मतलब जब तक आप हैं और आपको जब तक सर पे बाल चाहिए, स्किन चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, तब तक आप खाएँ, जो कि ज़ाहिर है हर इंसान को सारी ज़िंदगी चाहिए। अब एक और कॉमन आपने देखा होगा इशू जो बच्चों और बच्चियों में भी आ रहा है, जो जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, ट्रू। ठीक है। अब वो उसकी रीजंस भी यही है कि आपके विटामिन B12 की यूजुअली शॉर्टेज होती है। ठीक है, तो वो बच्चियों में आप उसको भी पूरा रखें। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो टारगेटेडली आप डाइट के साथ अकेले पूरी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। हम जब भी खाना बनाते हैं तो हम ज़ाहिर है वो जायके के चक्कर के अंदर उसको इतना वो हम तो उसका छोड़ते ही कुछ नहीं है ना, तो उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स क्या जाने हैं। बहुत बेहतर होता है कि आप अपने सुबह नाश्ते के बाद कुछ चीज़ों को जिनमें आपका ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मैं कह रही हूँ कि फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी की शॉर्टेज से भी आपका हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो वो आपने, लेकिन विटामिन डी को आपने ब्लाइंडली नहीं लेना कि जी मैंने क्योंकि कह दिया और आपने सुन लिया है, ठीक है, तो अब आप कहें कि जी विटामिन डी धड़ाधड़ शुरू हो जाए, क्योंकि उसको अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो उसके भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके नेगेटिव असरात हो, मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, राइटली सो। नाउ अच्छा, डाइट हमने कंट्रोल की, लेकिन बस मसला है और हेयर लॉस हो रहा है, फिर तो अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं? और वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में पे कि माइल्ड है, मॉडरेट या सिवियर लेवल का है प्रॉब्लम। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब हेयर फॉल रोकने के लिए आती हैं, यानी कि आपने अब हर चीज़ रूल आउट कर ली कि अंडरलाइंग इश्यूज़ भी हो गए, सब कुछ हो गया। पास आपके हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वजह बनते हैं, जिसमें आपके कैरेटिन अगर आपको कहा गया वो नहीं थी और एक्सटेंजो वगैरह थी, वो आपके बालों स्कैल्प पे लगी, उसने डैमेज कर दिया। तो सबसे पहले अगर इफ़ यू आर यंग, यानी कि 40 से नीचे
नीचे हैं तो हमारी पहली प्रेफरेंस पीआरपी होती है। पीआरपी, यस, क्योंकि वो आपका अपना प्लाज्मा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसमें हम सबसे पहले उस ऑप्शन पे जाते हैं। और ये इसके मैं सॉरी साथ साथ ताकि एक सेशन इज रिक्वायर्ड। नहीं, एक सेशन से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो तो आपने समझना है कि करवाया ही नहीं। अच्छा, 2-3 सेशन के बाद फर्क पड़ना शुरू होता है और एक गो में हम 4 से 5 सेशन ही करते हैं, इससे ऊपर नहीं करते। कितने वक्फे के बाद होते हैं सेशन? 15 डेज के बाद, 15 दिन के बाद, यानी महीने में 2 सेशंस आप लें। यस। और उसके बाद ये 3-4 सेशन करने के बाद फिर हम उसको वंस अ मंथ पे लाके 1-2 सेशन करके बंद कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि जब आपको लगे कि हेयर फॉल ट्रिगर हुआ है, आएँ और मेंटेनेंस सेशन ले लें। कोई भी ट्रीटमेंट लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अब पीआरपी वाला मामला अगर फ़र्ज़ करें कि आपका नहीं, उससे अब आपका काम आगे निकल गया हुआ है, अच्छा अब आपको रीग्रोथ भी चाहिए, तो उसमें थ्रेड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है कि अच्छा थ्रेड्स तो जी शायद खींचने के काम आते हैं, ऐसा नहीं है। थ्रेड्स बेसिकली आपके ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं और कोलेजन प्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि मेनली आपके स्कैल्प की हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो जब हम जिस तरह पीआरपी है उससे आपके बहुत थोड़े से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, लेकिन वो उस सूरत में काम करती है अगर आपका प्लाज्मा हेल्दी है। ठीक है। लेकिन थ्रेड्स रिगार्डलेस ये कि आपकी अंडरलाइंग हेल्थ कैसी है या आपकी एज कैसी है, येस दे वर्क अनटिल अनलेस कि आपकी स्कैल्प बिल्कुल शाइनी हो चुकी हुई है और नीचे कोई फॉलिकल मौजूद ही नहीं है। अब यानी बालों का कोई नामो निशान ही नहीं है, अब नीचे जड़ ही नहीं है तो ज़ाहिर है निकल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन ये कि अगर नीचे फॉलिकल मौजूद है, चाहे वीक पड़ा हुआ है, तो वो आपके बहुत अच्छे से रिवाइव कर लेता ठीक है। थ्रेड्स को अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 से 9 महीने के बाद रिपीट करना पड़ता है। ठीक है। उसके सेशंस इस तरह से नहीं होते, यानी कि अगर मेल हैं तो यूजुअली वो पीआरपी बार बार नहीं करवाना चाह रहे होते कि वो प्रिक्स से और उन चीज़ों से उनको ज़रा उलझन हो रही होती है, या कुछ ऐसे लोग जो बार बार नहीं विजिट करना चाह रहे हैं, थ्रेड्स बहुत अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल। थ्रेड से सादा ज़बान में थ्रेड्स का मतलब वो धागे, जिस आप ये समझ लें कि मैं ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना, बच्चों को जब या किसी को भी चोट लगती है तो वो टांके लगते हैं, टांके, ओके, आप Yes, देखें ना, तो उसमें वो जो बेसिकली यूज होता है दोज आर सुचर्स। ठीक है। और दर्द तो नहीं होती? हम नम करके करते हैं, क्योंकि देखिए आपको, आप होश में, आपको दर्द हो रही होगी, हम काम कैसे करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखने में मैंने ये प्रोसीजर्स देखे हुए हैं, खतरनाक लगते हैं देखने नहीं, वाले आप को। देखने वाले, देखिए आप बात, ये बहुत सारी चीजें देखने वाली नहीं है ना। अगर आप बच्चे पैदा होते देख लें तो आप बच्चे भी ना पैदा करें। बिल्कुल ठीक, आई एग्री, टोटली तो एग्री। हर चीज देखने वाली नहीं, आप बस जाके करवाएं, आपको उस वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए, दैट एक्चुअली मैटर्स। ओके, एंड देन यू नीड टू गो टू अ प्रोफेशनल। ये बहुत ये जरूरी ज़्यादा है, ज़रूरी ये है, बहुत क्योंकि जरूरी ये सवाल इसलिए पर्टिनेंट है कि अगर आप किसी क्वैक के पास चले जाएंगे और किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे तो ये बड़ी खतरनाक, उसका नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उसके बाद आ जाती है कि जब आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं थ्रेड से भी आप आगे जाना चाह रहे हैं, तो फिर एक्सोसोम्स, ओके, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। और ये मतलब हम इसको अप्रॉक्सीमेटली हम यही कहते हैं कि ये 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। इसमें होता क्या, सादा ज़बान में बताते हैं। एक्सोसोम्स में बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं, यानी कि वो आपके जिस तरह आपकी लैब में बनाए जाते हैं, आपकी अपनी बॉडी के डेरिवेटिव्स हैं, तो उसमें बेसिकली सिंथेटिक भी आते हैं, एनिमल डेरिवेटिव्स भी आते हैं और अब ह्यूमन डेरिवेटिव्स भी आते हैं, यानी कि उसमें आपको लैब में वो छान के अच्छे से वो निकाल के फिल्टर करके और वो आपको डाले जाते हैं, तो उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, दे विल वर्क फॉर यू। बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसमें भी यही होता है कि आपके पहले 2 सेशन करने के बाद फिर आपने अपने अकॉर्डिंगली कंडीशन के हिसाब से आपने 6 या 9 महीने के बाद उनको रिपीट करना। बिल्कुल, 2 सेशंस तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसके बाद डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि किस तरीके से उसका रिजल्ट आए। बिल्कुल ठीक, सही। फातिमा, मुझे तो नहीं लग रहा कि आखिरी मरहले तक काम पहुंचा है, ये बताइए सच है बात या गलत है? जी, काम हो गया खत्म कि नहीं हुआ? जी हो गया, बस ये लास्ट है, चिकन चिली ड्राई। ठीक है, माइलस्टोन सूप की प्रेजेंटेशन हो गई है। ओके, दिखा दें ज़रा जल्दी से। हमारे कैमरामैन ताबीर हंस रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा जवाब मिला आपको, मज़ा आया, आपको क्या ज़रूरत थी ये सवाल करने की। लेकिन फातिमा हमारी एग्जीक्यूटिव शेफ में, हमें अच्छा लगता है इस तरह वो जवाब देती हैं। फातिमा, आप मुझे इसकी रेसिपी भी साथ साथ बताइए। जी, सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, देन हमने चिकन, बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स, अब हमने इसको कुक कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने स्पाइस ऐड करने हैं, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। ठीक है, स्पाइस ऐड करके लास्ट पे हमने ओके, ठीक है, लास्ट पे हमने ग्रीन चिलीज ऐड करनी। लास्ट में हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे। और आपको ये चिकन का भी हम शॉट दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा ज़रा ये इसकी रेसिपी कार्ड, बहुत क्यूट, मैं इसलिए रेसिपी कार्ड इस तरह आपको दिखा रही हूँ कि बड़ी मेहनत करके फातिमा जो है इसको लिख के लेके आती हैं। लुक एट द राइटिंग, लुक एट द प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहिबा, ये देखें कि कितनी उम्दगी के साथ, इतनी मेहनत। वेरी नाइस। दैट है, क्यों ऐश, ये देखें, दिस इज अमेजिंग। और लास्ट पे हम ग्रीन अनियन यूज करेंगे फॉर प्रेजेंटेशन। बिल्कुल जी, फॉर प्रेजेंटेशन। तो आप इसको हल्की आंच पे ज़रा कर लें और इसकी प्रेजेंटेशन फिर हम फाइनल जल्दी से थोड़ी देर में दिखा देते हैं। फाइनल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, नाउ
ऑब्वियसली ये तो ट्रीटमेंट्स हो गई। सर्दियों के मौसम में, और ये हम बहुत ग्रास रूट लेवल की बात है, लेकिन हम में से बहुत लोग नहीं भी इसको मानते, गर्म पानी से नहाना तो है, लेकिन सर को आपने उस गर्म पानी से नहीं धोना और नहीं नहाना आपने उस तरह। ज़रा इसमें आप मेरी इस्लाह कीजिए जहाँ मुझे नहीं, ये ज़रूरत। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत ज़्यादा जो तेज़ गर्म पानी होता है वो आपकी डेफिनेटली रूट्स को भी डैमेज करता है और डेंड्रफ के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है। तो उसमें आपने ज़ाहिर, मैं ये तो नहीं कह सकती आप ठंडा पानी डालें सर पे, आपने ये करना है कि अपना कांटेक्ट टाइम कम कर देना है। आप उसको बजाय इसके कि आधा तक घंटे पानी के नीचे आप खड़े रहें, तो कोशिश करें कि बस आप जब शैम्पू किया एंड यूर डन विद इट, तो बस 10 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करें। और दूसरा, बेशक बात सर की चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जब आप नहाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद बहुत ज़रूरी ये कि उस वक्त आप मॉइस्चराइज़ कर लिया करें बॉडी। ट्रू। ठीक है, आप जब बिल्कुल ड्राई करने के बाद करते हैं ना, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल तो आप जिस वक्त निकले हैं शावर से, और ख़ास तौर पर आप गर्म पानी से लेके निकले हैं, तो जिस वक्त पानी पे थोड़ी सी नमी है तो उसी वक्त मॉइस्चराइज़र लगा लें। मॉइस्चराइज़र लगा ले, बिल्कुल। एंड मैंने बड़े बड़े सोशल मीडिया पे टेक्निक्स देखी हैं बालों की, बड़ी सेल्फ केयर के बारे में, आफ्टर शावर किस तरह बालों का भी आपने ख्याल रखना है। वही जिस तरह आपने भी कहा, सीरम्स होते हैं। अच्छा, सीरम्स का भी मैं बताऊं, आप बेहतर तरीके से बताएंगे उसको भी इस्तेमाल करने का। ये कि सिर्फ आपने पंप आउट नहीं करना, वो आप देखें कि वो जब भी हेयर सीरम आप यूज़ करते हैं जो शावर के बाद का होता है, बालों को थोड़ा सा आपने सुखा लिया, तो उसको हल्का सा हथेली पे आपने इवन करना है, उसके बाद आपने एंड्स पे लगाना है। एंड्स पे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रूट्स को आपने ज़रा बचाना होता है अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर ये डायरेक्टेड है कि ये बिल्कुल ठीक है रूट्स के लिए। आपने प्लीज़ अपने लेंथ्स पे लगाएं सीरम्स, रूट्स पे आपने नहीं लगाने। अच्छा, और उसके अलावा जिस तरह कंडीशनर होता है वो प्लीज़, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो कहते हैं जी हम इस तरह ऊपर भी लगा लेते हैं, वो नहीं लगाना। रूट्स पे ही सिर्फ आप लगाएंगे, अपने लेंथ्स पे, सॉरी रूट्स पे नहीं लगाएंगे, लेंथ्स पे सिर्फ लगाएंगे। लेकिन अगर मास्क है तो वो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने, इसलिए मैं हमेशा मास्क को रेकमेंड करती हूँ एज़ कम्पेयर टू कंडीशनर। कंडीशनर सिर्फ आपका ये कह लें कि एक टेम्परेरी चीज़ है, सिर्फ बालों को वो स्लीक दिखाने के लिए, वो आपके मसाइल का हल नहीं है। ठीक है, आपके फ्रिज को अक्सर लोगों को लगता है कि उसने कंट्रोल कर दी, तो बेहतर है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप हेयर मास्क पे करें। बिल्कुल सही है। ख़वातीनो ज़ात, कंडीशनर हो गया, हेयर सीरम्स हो गए, इनको आपने रूट की लेंथ पे लगा, सॉरी ये लेंथ पे बालों की लगाना है, रूट्स पे, जड़ों पे नहीं लगाना। मास्क आप ज़रूर, आप देखिएगा ये प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, वो फिर जारी बात है फ्रॉम यहाँ से एंड तक जितने भी आपके बाल हैं आपने उस पर। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू, जीती रहें, खुश रहें। अच्छा जी फातिमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चिकन चिली ड्राई अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट हो गया तो गलत होगा। गाने की परफॉर्मेंस तक हम वेट करेंगे और इसकी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ख़वातीनो ज़ात, ये लाइव शो होता है, साथ साथ फातिमा को मैं आंच बंद करने का भी कह रही होती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच फातिमा, जीती रहो, खुश रहो। एंड ऐश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। ख़वातीनो ज़ात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले ग्रैंड सूफी परफॉर्मेंस है ऐश की आवाज़ में, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।